हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन थेराप्यूटिक मॉडलिटीज ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। ECT first introduced by the बिनी एंड सेरलिटी। बिनी और सेरलिटी दो साइकेट्रिस्ट बोल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं हम लोग। इन्होंने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इन अप्रैल 1938 में। फ्रॉम 1938 में ये ECT इंट्रोड्यूस्ड हुआ। देन 1980 में ECT इज कंसिडर एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। 1980 में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की थेरेपेटिक मॉडलिटीज में ECT को एज अ ट्रीटमेंट इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। Electroconvulsive therapy is an artificial induction of a grand mal seizure through the application of electric current to the brain। ये क्या होता है, एक थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स प्रोड्यूस कराना। क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं, ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस करा रहे हैं। किसके थ्रू प्रोड्यूस करा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम ब्रेन में पास करा रहे हैं जिसके थ्रू ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एक आर्टिफिशियली प्रोडक्शन हो रहा है ग्रैंड माल सीजर का, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। देन ये जो ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द स्टिमुलेशन इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड दैट आर प्लेस आइदर बायलैटरली इन द फ्रंटल टेम्पोरल रीजन और यूनिलैटरली बाय द नॉन डोमिनेंट साइड। तो ये जो सीजर है हमको कैसे स्टिमुलेट कराना है, कैसे प्रोड्यूस कराना है, तो कैसे हम स्टिमुलेट करेंगे सीजर को, इलेक्ट्रोड को प्लेस करके। इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करेंगे, जैसे ये कोई पर्सन है ना, ये इसका आईज हो गया, ये उसका आईज हो गया, ये एयर हो गया। तो हमको प्लेस कैसे करना है इस पर्सन का, इलेक्ट्रोड कैसे प्लेस करना है, तो बायलैटरली इन द फ्रंटल टेम्पोरल रीजन। फ्रंटल टेम्पोरल रीजन हम कैसे मेजर करेंगे, तो जो आई है इसका आउटर कैंथस से, देन ट्रेगस ऑफ द ईयर, इससे यहाँ पे हमको 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो ये जो ट्रेगस ऑफ द एयर और आउटर कैंथस ऑफ द आई, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर एबो हमको ये जो पॉइंट है फ्रंटो टेम्पोरल रीजन, ये हमको मेजर हो जाएगा। दोनों साइड हमको यहाँ पे प्लेस करना है और हमको सीजर प्रोड्यूस कराना है। ये हो गया आपका बायलैटरली। देन यूनिलैटरली में क्या रहेगा, नॉन डोमिनेंट साइड, राइट साइड ऑफ हेड इन अ राइट हैंडेड इंडिविजुअल। मीन्स अगर कोई पर्सन राइट हैंडेड है तो उनका लेफ्ट बैंड ज़्यादा वर्किंग रहेगा, क्योंकि लेफ्ट बैंड ब्रेन क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। तो कोई राइट हैंडेड पर्सन है, उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, तो नॉन डोमिनेंट साइड बोल रहा है, तो राइट हैंडेड पर्सन के राइट साइड ही हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट करके हम इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, ग्रैंड माल सीजर होगा। ग्रैंड माल सीजर ही हमारा क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इंडक्शन, जो कि हमारे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में मेनली यूज होता है। डेफिनेशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या है, स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इन 78। स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या है, फर्स्ट है आपका वोल्टेज आपका क्या रहेगा, आपका वोल्टेज है 70 to 120 वोल्ट हमको प्रोवाइड कराना है। हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा, 0.7 to 1.5 सेकेंड। ओके, तो 0.7 to 1.5 सेकेंड हमको क्या करना है, ड्यूरेशन, इतने टाइम के लिए हमको 70 to 120 वोल्ट प्रोवाइड कराना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सीजर्स।
किस तरीके के सीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे इसमें। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, ग्रैंड माल सीजर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ग्रैंड माल सीजर के भी 2 फेजेस होते हैं, एक टोनिक फेज होता है, एक क्लोनिक फेज होता है। तो इसमें जो सीजर है हमारा, सीजर क्या है, सीजर तो सबको पता है कि ग्रैंड माल सीजर हमको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराना है। तो इसका एक टोनिक फेज होता है, एक क्लोनिक फेज होता है। तो दोनों कितने सेकंड्स के लिए सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये चीज़ हमको इसमें मेंशन करना होता है। तो फर्स्ट है आपका ग्रैंड माल सीजर। ग्रैंड माल सीजर में आपका टोनिक फेज लास्टिंग फॉर 10 टू 15 सेकेंड। तो टोनिक फेज क्या रहेगा, लास्टिंग 10 टू 15 सेकेंड। देन क्लोनिक फेज आपका क्या रहेगा, 30 टू 60 सेकेंड के लिए क्लोनिक फेज प्रोड्यूस होगा। ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ सीजर। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका जो एग्जैक्ट एक्शन है वो अभी तक नहीं पता है ना। इडियोपैथिक है, अननोन है, तो जिसका एग्जैक्ट एक्शन है वो अभी तक नहीं पता है। बट एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम इसके एक्शन को बोल सकते हैं कि ऐसा एक्शन होता है। एक हाइपोथेसिस स्टेट करता है ना। तो वो हाइपोथेसिस क्या है ये हम देख लेते हैं। वन हाइपोथेसिस स्टेट दैट ईसीटी पॉसिबली अफेक्ट द कैटेकोलामाइन पाथवे। ईसीटी क्या करता है, जो कैटेकोलामाइन पाथवे होता है वहाँ पे इफेक्ट प्रोवाइड करता है। कैटेकोलामाइन पाथवे बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो डायनसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में जो कैटेकोलामाइन पाथवे होता है उसमें ये पॉसिबल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो अब जो डायनसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम है इसमें कैसे प्रोवाइड करता है, तो जो डायनसेफेलॉन है फ्रॉम वेयर सीजर जनरलाइजेशन अकर। तो जो हमारा जो ग्रैंड माल सीजर है जनरली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, डायनसेफेलॉन से। तो यहाँ पे ये इस पाथवे में अफेक्ट करता है। एंड लिम्बिक सिस्टम मीन्स विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर इफेक्ट हो रहा है इसलिए हमारा लिम्बिक सिस्टम में गड़बड़ है। तो ये क्या कर रहा है, ईसीटी इफेक्ट कहाँ पे डाल रहा है, कैटेकोलामाइन पाथवे। और कैटेकोलामाइन पाथवे कहाँ पे को बोलते हैं हम, डायनसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच का जो पाथवे होता है उसे हम कैटेकोलामाइन पाथवे कहते हैं। इसमें जो डायनसेफेलॉन है यहाँ पे सीजर प्रोड्यूस हो रहा है, सीजर के प्रोडक्शन से ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लिम्बिक सिस्टम में करेक्शन से ये मूड डिसऑर्डर को करेक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में के एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन सारे जगहों के एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हो के जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करने का, जिस भी मेंटल डिसऑर्डर में हम ईसीटी देते हैं उसमें मेंटल डिसेबिलिटीज को करेक्ट करने का काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप आपको क्लियर हो। कुछ डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ईसीटी। अब देखिए 2 टाइप की ईसीटी हम मेनली प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ईसीटी, सेकंड होता है मॉडिफाइड ईसीटी। तो अब डायरेक्ट क्या होता है, बाय वर्ड ही आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट हम पेशेंट को दे रहे हैं। मॉडिफाइड मीन्स कुछ चेंजेस करके हम पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। वर्ड से आपको ये क्लियर हो रहा है। तो डायरेक्ट में हम देखते हैं क्या होता है। तो इन दिस ECT is given in the absence of anesthesia and muscular relaxant means हमें पेशेंट को कोई भी इस ECT डायरेक्ट ECT में हम पेशेंट को कोई भी एनेस्थेशिया नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं। दिस इज नॉट कॉमनली यूज्ड मेथड। ये पहले का जो स्टार्टिंग ऑफ पीरियड था ECT इंट्रोडक्शन का, ECT अर्ली जब ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हुआ उस टाइम पे यूज होता था, लेकिन अब कॉमनली ये यूज नहीं होता। तो कॉमनली अब क्या यूज होता है, मॉडिफाइड ECT। तो मॉडिफाइड ECT क्या होती है, हियर ECT इज मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर रिलैक्सेंट देते हैं, हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं। और अगर मसल रिलैक्सेंट नहीं दे रहे हैं तो हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज करके पेशेंट को ECT प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो आपको। अब तक हमने जो पढ़ा वो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ECT। फ्रीक्वेंसी क्या है, हम कितने बार दे सकते हैं पेशेंट को ECT, तो 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड। एक सप्ते में 7 दिन होता है, उन 7 दिनों में हम पेशेंट को 3 बार तो ECT दे सकते हैं इंडिकेशन के अकॉर्डिंग। देन टोटल नंबर ऑफ ECT कितने रहेंगे पेशेंट को,
तो टोटल नंबर ऑफ ईसीटी रहेगा आपका 6 to 10, 6 to 10 आपका क्या रहेगा, ईसीटी का टोटल नंबर रहेगा। अप टू 25 हम पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं। ओबी एज अ प्रिफर्ड एज अ इंडिकेटेड, अगर पेशेंट को डॉक्टर ने इंडिकेट किया है ईसीटी का, तो हमको उनके ट्रीटमेंट के कोर्स में जो टोटल नंबर ऑफ ईसीटी है उसको 6 to 10 टाइम्स दे सकते हैं, और अप टू मैक्सिमम 25 टाइम्स दे सकते हैं। अगर पेशेंट का कंडीशन क्योर हो रहा है तो भी, और क्योर नहीं भी हुआ तो अप टू 25 हम देंगे, और अगर देना है तो वो डायरेक्टर प्रिस्क्राइब रहेगा डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी साइकेट्रिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड हमने डेफिनेशन में ही देख लिया, फिर भी यहाँ पे एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट है आपका बायलैटरलिसिटी में क्या होता है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोड को दोनों साइड पर प्लेस करना है। तो हमने देखा, मैंने वहां पे बताया था आपको इंट्रोडक्शन पे ही, डेफिनेशन एरिया पे, कि अबव द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड द लैटरल कैंथस ऑफ आईज और जो एयर है इनके जो जॉइंट्स है, यहाँ पर हमको लेटरल कैंथस ऑफ आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ से आपको 1.5 इंचेस और 1 इंचेस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। देन यूनिलैटरल मीन्स, हमने यूनिलैटरल में देखा था ओनली वन साइड प्लेस करना है, तो वन साइड प्लेसमेंट मीन्स जो आपका नॉन डोमिनेंट साइड है उस पे हमको क्या करना है, प्लेस करना है। जैसे कि राइट हैंडेड पर्सन है, राइट साइड हैंड, अगर वो राइट हैंडेड पर्सन है तो उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंटली वर्क करेगा, तो उस पर्सन का नॉन डोमिनेंट साइड क्या हो जाएगा, आपका राइट साइड हो जाएगा। तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह आप नोट कर सकते हैं, यूनिलैटरल ईसीटी इज सेफर विच विथ मच फीवर साइड इफेक्ट, पर्टिकुलरली दोज ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट। जो भी मेमोरी इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली जो मेमोरी इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं, उनको हम यूनिलैटरली ईसीटी सेफली प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस में आपके क्या क्या आ जाएंगे, मेजर डिप्रेशन, फर्स्ट इंडिकेशन आपका आता है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में भी किस तरीके के, तो मेजर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क, पेशेंट अगर सुसाइडल रिस्क है, स्टूपर है, पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड है, मेलेंकोलिया है विथ साइकोटिक फीचर, मेलेंकोलिया पेशेंट को विथ साइकोटिक फीचर, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग और वेयर ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू हैव सीरियस साइड इफेक्ट। और ऐसे पेशेंट जिसमें ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और अगर किसी ड्रग का सीरियस साइड इफेक्ट पेशेंट को इफेक्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एसीटी प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सीवियर कैटाटोनिया, फंक्शनल साइकोसिस जो भी रहेंगे उसमें, विद स्टूपर, पुअर इंटेक ऑफ फूड, इस तरीके के सीवियर कैटाटोनिया अगर पेशेंट में है तो उसमें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीवियर साइकोसिस, सिजोफेनिया और मेनिया। सीवियर साइकोसिस में आपका सिजोफेनिया, मेनिया आ जाता है। इसके अंदर किस तरीके के रहेंगे, विथ रिस्क ऑफ सुसाइड, होमिसाइड और डेंजर ऑफ फिजिकल असाल्ट, इस तरीके के पेशेंट है उसमें हम देंगे। डिप्रेसिव फीचर, पेशेंट में अगर डिप्रेसिव फीचर दिख रहे हैं और सिम्टम्स है तो हम उसमें देंगे। अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी का सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन पे हम देंगे। और व्हेन ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू हैव सीरियस साइड इफेक्ट, तो ये हमने देख लिया है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में भी हम ईसीटी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस। देन अदर इंडिकेशंस में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ये हम देख लेते हैं। ईसीटी इज प्रिफर्ड टू एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी, ईसीटी को हम एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी की तरह भी यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे कि पेशेंट विथ कार्डियक डिजीज, पेशेंट कार्डियक डिजीज में है, एंटी डिप्रेशन थेरेपी चल रही है उस कंडीशन पे। व्हेन ट्राईसाइक्लिंग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिसरिथमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एंटी डिप्रेशन थेरेपी में पेशेंट है कार्डियक पेशेंट, हम उसको ट्राईसाइक्लिक जो भी एजेंट है वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिसरिथमिया कराता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कराता है। तो इस सिचुएशन पे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ईसीटी दे सकते हैं। एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम ईसीटी दे सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, अगर पेशेंट को एंटी डिप्रेशन चल रहा है और उस एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के वजह से अगर फीटस को रिस्क है फॉर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे,
ईसीटी प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इस सिचुएशन में हमको बिल्कुल भी ईसीटी प्रेफर नहीं करना है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर पेशेंट का बढ़ा हुआ है उस टाइम पे हमको अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में भी हमको ईसीटी नहीं प्रोवाइड करना है। रिलेटिव मीन्स इस सिचुएशन पे अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं यूज हो पा रही है तो हमको ईसीटी देना ही नहीं, उसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, और इसमें तो हम इसको इस सिचुएशन को हम नहीं देना है, लेकिन उसमें एकदम ही नहीं देना है ना। रिलेटिव में आपका आ जाएगा सेरेब्रल एनेरिज्म, सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को हमको नहीं देना है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हमको नहीं देना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को नहीं देना है। लेकिन रिलेटिवली मीन्स सम टाइम इस सिचुएशन पे अगर ड्रग इफेक्ट नहीं कर रहा है या फिर कुछ सीवियर साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम ईसीटी दे सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन से, ठीक है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें हमको नहीं देना है। निमोनिया और आयोटिक एनोरिज्म, निमोनिया और आयोटिक एनोरिज्म में भी हमको नहीं देना है। रेटिनल डिटेचमेंट में भी हमको नहीं देना है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सिचुएशंस में हमको नहीं देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ईसीटी रेयर होता है, बहुत रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ईसीटी डज नॉट कॉज एनी ब्रेन डैमेज, ईसीटी की वजह से कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता। फ्रैक्चर होता है जब सम केसेस में फ्रैक्चर होता है, जैसे कि एल्डरली पेशेंट विद ऑस्टियोपेरेसिस, कोई एल्डरली ओल्ड एज पेशेंट है अगर उसको ऑस्टियोपेरेसिस है, इस सिचुएशन में फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। देन इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर पेशेंट हार्ट डिजीज से है तो उस टाइम पे डिसअरिथमिया एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस है कॉम्प्लिकेशन से। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट। मेमोरी इंपेयरमेंट रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगी, कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, हेडेक होगा पेशेंट को, वीकनेस रहेगा, फैटिक रहेगा, बैक एक रहेगा, मसल एक रहेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ रहेगी, पैल्पिटेशन रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गिल्ट मीन्स पेशेंट अनस्टेबल पोस्चर गेन करेगा, टंग बाइट होने के चांसेस रहेंगे, इनकॉन्टिनेंस लाइक फीकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईसीटी टीम। आपकी ईसीटी टीम में आ जाएगा साइकेट्रिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ईसीटी टीम, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ट्रेन नर्स, इनका भी होना बहुत जरूरी है, एंड एड्स शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी, और ये तो रहना बहुत ही जरूरी है, बिना एड्स के आप ईसीटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का। एज अ नर्स हमारा क्या रोल रहेगा प्री ट्रीटमेंट फेज में, इंट्रा ट्रीटमेंट फेज में एंड पोस्ट ट्रीटमेंट फेज में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। कुछ समझ नहीं आता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो फर्स्ट है आपका रोल ऑफ नर्स इन प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले तो है डिटेल मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, पेशेंट का आपका डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना है, उनकी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी को भी मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है आपके असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली नॉलेज ऑफ इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीटी। ईसीटी के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करना है और असेस करना है कि फैमिली और पेशेंट को उस चीज़, पेशेंट तो साइकेट्रिक कंडीशन पे है तो उनके घर वाले ही कंसेंट, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए हमेशा फैमिली या रिलेटिव ही कंसेंट देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट आप घर वाले को डिस्कस कर रहे हैं, घर वाले को बता रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं, उनका नॉलेज किस तरीके से वो गेन कर रहे हैं, इंडिकेशन साइड इफेक्ट के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, आपने एक्सप्लेन किया, उनको समझ आया कि नहीं, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको क्लैरिटी है कि नहीं। देन इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन, आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, बिना इन्फॉर्म कंसेंट के हम ईसीटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। एले एनी अनफाउंडेड फियर एंड एंग्जाइटी रिगार्डिंग द प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पेशेंट की फैमिली को, या पेशेंट अगर मान लो रिगेन कॉन्शियसनेस में है, पेशेंट अगर स्टेबल कंडीशन पे है, मूड डिसऑर्डर पे स्टेबल, तो उस सिचुएशन पे हमको कोई भी अनफाउंडेड फियर पेशेंट को अगर उनके फैमिली को है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स। बेस्ट लाइन वाइटल साइंस हमको असेस करना है, प्री प्रोसीजर केयर है ये। देन पेशेंट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक, पेशेंट को एम्प्टी स्टमक में रखना है। पोस्ट प्रोसीजर
4 to 6 आवर प्रायर टू ईसीटी। फॉर पोस्ट प्रोसीजर तो पेशेंट रहेगा ही एम्प्टी स्टमक में, लेकिन पोस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर तो रहेगा एम्प्टी स्टमक, लेकिन प्रोसीजर से पहले आपको क्या करना है, 4 to 6 आवर प्रायर, मतलब यहाँ पे हम नाइट मेडिसिन, नाइट की जो भी चीज़ें हैं, नाइट में पेशेंट को मेडिसिन होल्ड करते हैं, खाना पीना तो नहीं करते, लेकिन ईसीटी प्रोसीजर होने के पहले 4 से 6 घंटे पेशेंट क्या रहेगा, एम्प्टी स्टमक रहेगा। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, विथहोल्ड नाइट डोज। आपको नाइट डोज विथहोल्ड करना है। कौन से नाइट डोजेस को, ड्रग को आपको विथहोल्ड करना है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऐसे डोजेस, ऐसे ड्रग्स जो सीजर कॉज करते हैं, उसको आपको पेशेंट को नाइट में नहीं देना है। जैसे कि डायज़ेपिम अगर चल रहा है, बार्बिटूरेट चल रहे हैं, एंटीकॉन्वल्सेंट ड्रग चल रहे हैं, तो इन सारे ड्रग्स को आपको विथहोल्ड करना है, नहीं देना है पेशेंट को नाइट में। नेक्स्ट है आपका विथहोल्ड ओरल मेडिकेशन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग की मेडिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। देन head shampooing in the morning since oil cause impedance of passage of electricity to the brain। आपको हेड शैम्पूइंग करना है, ऑयल नहीं रहना है हेड में, हेयर में ऑयल नहीं रहना है, नहीं तो ये पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, जिससे कि ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। देन एनी ज्वेलरीज, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, कॉन्टेक्ट लेंस, मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड टाइट क्लॉथ शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना है, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, लेंस, ये सब कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, टाइट क्लॉथिंग भी रिमूव करना है पेशेंट की बॉडी से, क्योंकि ये पेशेंट के जो भी ये ज्वेलरीज वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने में, पासेज करने के वो काम आ सकती है, तो ये आपको पेशेंट को इंजरी प्रोवाइड कर सकती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एम्प्टी ब्लैडर एंड बवल जस्ट बिफोर ईसीटी, क्योंकि यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस होते हैं, तो आपको कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी एंड बवल एम्प्टी कराना है। देन administer of 0.6 mg atropine IM or subcutaneous 30 minutes before the ECT और IV just before the ECT। आपको क्या करना है, एट्रोपिन 0.6 mg एडमिनिस्टर करना है, IM या फिर सबक्यूटेनियस, आधे घंटे पहले, ईसीटी देने के आधे घंटे पहले आपको IM, सबक्यूटेनियस या IV, तीनों में से किसी भी वे में, किसी भी मोड्स में आपको ये एट्रोपिन प्रोवाइड करना है। एट्रोपिन हम क्यों देते हैं, ताकि ये क्या करे, जो सीक्रेशंस हैं उसको कम कर सकें, इसके लिए हम एट्रोपिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया प्री प्रोसीजर केयर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा प्रोसीजर केयर। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द ECT टेबल इन सुपाइन पोजीशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ECT हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो हमको कौन सा पोजीशन मेंटेन करना है, सुपाइन पोजीशन। स्टे विद द पेशेंट टू एले एंग्जाइटी एंड फियर, पेशेंट के साथ रहना है ताकि उनकी जो भी एंग्जाइटी या फियर है उसको आप कम कर सकें। असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेटिक एजेंट, थियोपेंटोल सोडियम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एंड मसल रिलैक्सेंट हम दे रहे हैं यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिक। तो ये आपका डोजेज है। देन नेक्स्ट है आपका, सिंस द मसल रिलैक्सेंट पैरालाइज और मसल इंक्लूड रेस्पिरेटरी मसल, पेशेंट एयरवे शुड बी इंश्योर एंड वॉलंटरी सपोर्ट शुड बी स्टार्टेड। आपने मसल रिलैक्सेंट दिया और मसल्स को पैरालाइज कर देता है, रेस्पिरेटरी मसल्स को भी ये पैरालाइज करता है, तो आपको वहाँ पे इंश्योर करना है कि पेशेंट का एयरवे और वेंटिलेशन सपोर्ट उसको कम्प्लीटली प्रोवाइड करना है, कम्प्लीटली उसको ऑक्सीजनेटेड रखना है आपको। माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट। माउथ ब्लेड भी बोल सकते हो आप, टंग ब्लेड भी बोल सकते हो, गैग भी बोल सकते, ले सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका, द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन। जो भी इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट एरिया को आपको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। आप उसमें 25% बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं और कंजक्टिंग जेल अप्लाई करना है, वहाँ पे कंडक्टिंग जेल अप्लाई करना है, उसके बाद ही वहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। देन वोल्टेज आपको मॉनिटर करना है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने से पहले आपको ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। मॉनिटर सीजर एक्टिविटी, यूजुअली कफ मेथड, यूजिंग कफ मेथड के थ्रू आपको सीजर एक्टिविटी मेंटेन करना है। 100% पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ड्यूरिंग सीजर मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइन आपको मॉनिटर करना है। ECG, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भी आपको वहाँ पे यूज करके पेशेंट की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड मेडिसिन गिवन इन द पेशेंट चार्ट। आपको जितने भी ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी मेडिसिन लगे हैं, जो भी आपने फाइंडिंग्स देखा है, वो सारे आपको पेशेंट के चार्ट में एंटर करनी है। तो ये तो हो गया इंट्रा प्रोसीजर केयर। नेक्स्ट है आपका पोस्ट प्रोसीजरल केयर।
पोस्ट प्रोसीजरल केयर मीन्स आफ्टर ट्रीटमेंट ईसीटी देने के बाद हमको पेशेंट को क्या-क्या चीज़ें देखनी है, कैसे केयर प्रोवाइड करना है। तो वाइटल साइन आपको देखना है, कंटीन्यूअस ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट है। जब तक पेशेंट को अपने आप रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, मसल रिलैक्सेशन का असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। असेस फॉर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेस, आपको पेशेंट का पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन तो नहीं है, रेस्टलेसनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी है। देन टेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी, पेशेंट को सेफ्टी प्रिकॉशन प्रोवाइड करना है प्रिवेंट इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। साइड लाइन पोजीशन आपको देनी है, सक्शनिंग प्रोवाइड करना है। साइड लाइन पोजीशन हम क्यों दे रहे हैं, ताकि एस्पिरेट ना करे पेशेंट, है ना, जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं एस्पिरेट ना करे। साइड रेल्स टू प्रिवेंट फॉल, हमको साइड रेल्स भी अप कर देनी है। इफ देयर इज सीवियर पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, आइवोडाइजेपम में बी एडमिनिस्टर। अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है, डायजेपम एडमिनिस्टर करना है एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। देन रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी, रिकवरी के बाद आप पेशेंट को रीओरिएंट कराना है टाइम प्लेस पर्सन को लेके। स्टे विद हिम अंटिल फुल्ली ओरिएंटेड, जब तक पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड नहीं होता तब तक आपको पेशेंट के पास रहना है। डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग आर रिलेवेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड, अगर पेशेंट के कोई भी आपको फाइंडिंग्स अगर लगती है, कोई भी रिलेवेंट फाइंडिंग्स लगती है पेशेंट के ट्रीटमेंट में, पेशेंट के एक्टिविटीज में, पेशेंट के जो भी बिहेवियर में, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ईसीटी। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और साइकेट्रिक नर्सिंग की वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।